नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। ये फुल कोर्स सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस टीजीटी पीजीटी के लिए। तो यदि इन दोनों कैटेगरीज में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप विदाउट एनी कॉस्ट यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और अभी हम संविधान का क्लासेस ले रहे हैं। तो आज संविधान की क्लासेस में हमारा टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। ये शुरू से हम सारे टॉपिक ले रहे हैं, इसमें कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, पूरा संविधान यहाँ पर कवर किया जाएगा, जिससे आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत ना पड़े। तो आप यहाँ से सिर्फ अपने नोट्स बनाएं और प्रिपरेशन करें। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस प्लेलिस्ट लगी हुई हैं हमारे चैनल पे, तो आप विजिट करें और उसको अवेल करके वहाँ से अपनी प्रिपरेशन करें। यदि आप मेहनत करना जानते हैं तो आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका फुल कोर्स टीजीटी पीजीटी का मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस के लिए और साथ में प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। कल का आपका प्रश्न था मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, तो आपका आंसर हो जाएगा पटेल। और अनिल सैनी जी ने ये आंसर बिल्कुल राइट दिया है। साथ में और बहुत सारे इन बिटवीन क्लास के बीच में हमने क्वेश्चन पूछे थे, उन सभी का आंसर अनिल सैनी जी ने दिया है। तो ऐसे लोग डिजर्व करते हैं सफलता के लिए जो कोई इतने डेडिकेटेड होते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। कोई भी अगर उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो उसका आंसर कर रहे हैं, इससे उनका डेडिकेशन दिखता है और सफलता उनको जरूर मिलेगी। ऐसे सभी लोगों को सफलता जरूर मिलती है कि जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, कुछ भी मिस नहीं करते हैं। तो मेरी आप सभी को यही राय है कि आप सभी क्वेश्चन का सभी आंसर करने की कोशिश किया करें, इससे फिक्सेशन होगा और आपको अपनी पढ़ाई की सीरियसनेस समझ में आएगी। आपको ये समझ में आएगा कि यस आई हैव टू आंसर, मुझे आंसर करना है ताकि मुझे सारी चीजें लर्न होती रहें, फिक्सेशन होता रहे। और आज का आपका क्वेश्चन है आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। आपात उपबंध किस देश के किस संविधान से लिए गए हैं, या जिस देश से लिए गए हैं तो उस देश के किस संविधान से लिए गए हैं। संविधान का नाम भी बताना है और देश का नाम भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना कह लीजिए या फिर उद्देशिका कह लीजिए। प्रस्तावना वही है जो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, वही प्रस्तावना का रूप उसने ले लिया, यानी कि प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर ली गई थी। तो ये जो नेहरू की उद्देशिका थी उसी पर आधारित है प्रस्तावना हमारे संविधान की। ठीक है, तो इस पर देखेंगे। संविधान कहते हैं, क्वेश्चन सीधा आता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, क्वेश्चन आंसर आप देंगे हम भारत के लोग, जो ऑप्शन होगा लोगों पर, पीपल पर, जनता पर, वही आप करेंगे। तो जनता भी आ सकता है, हम भारत के लोग भी आ सकता है। संविधान में ऐसे जो आपकी प्रस्तावना है उसमें इसी तरह लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो ये शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है। फिर आ जाता है संविधान के स्वरूप की बात करेंगे। ठीक है, संविधान के स्वरूप कैसा है, संप्रभुता संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये जो है संविधान का स्वरूप हो जाता है। देखिए जो मैं इधर दे रही हूँ यही इसका ऑर्डर भी है। पीजीटी में ऑर्डर भी पूछता है। अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं, टीजीटी में ऑर्डर नहीं पूछेगा, बट आप पीजीटी में जा रहे हैं यदि, तो ऑर्डर के लिए भी तैयार रहिए। तो जिस ऑर्डर में मैं दे रही हूँ यही इसका सही ऑर्डर है प्रस्तावना के अकॉर्डिंग। तो हम भारत के लोग शक्ति का स्रोत हैं और संविधान का स्वरूप क्या है, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि हमारा देश का राष्ट्रपति क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। ये क्या होगा, इसको निर्वाचित किया जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। कोई पारिवारिक परंपरा यहाँ पर नहीं चलेगी इंग्लैंड की तरह। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर संविधान का उद्देश्य की बात कर लेते हैं। संविधान के उद्देश्य में क्या है, देखो न्याय है। कौन कौन से न्याय दिए गए हैं, 3 प्रकार के न्याय आपको दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखो धार्मिक न्याय आता है
आपको कंफ्यूज करने के लिए धार्मिक न्याय हमेशा चौथा ऑप्शन रहता है, तो धार्मिक न्याय नहीं दिया गया है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय आपको संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत दिए गए हैं। और स्वतंत्रता कितनी प्रकार की दी गई है, तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन-कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। 5 प्रकार की आपको जो है स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। फिर आ जाती है समता की बात। कितने प्रकार की समता? तो प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। अवसर मतलब जो भी अवसर मिल रहे हैं, नौकरी के, चाकरी के, जितने भी अवसर, पढ़ने लिखने के जो भी अवसर मिल रहे हैं सभी को समान मिलेंगे। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई आपकी प्रस्तावना के अंतर्गत। ठीक है, फिर दृढ़ संकल्प की बात आती है। तो दृढ़ संकल्प में व्यक्ति की गरिमा को ऊंचा करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, बंधुत्व बढ़ाना, ये सभी बातें आ जाती हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में आपके संविधान में दिया होता है आज की तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के इत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म आत्मर्पित करते हैं। ऐसे लास्ट में दिया गया है। तो जो ये है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और 26 नवंबर को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है, तो 26 नवंबर 1949, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं, इतना हो गया। फिर संविधान के बारे में कुछ 1-2 चीजें बहुत ही फेमस हैं, वो आपको देख लेनी चाहिए। कथन है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा टी.एस. भार्गव। प्रस्तावना को आत्मा कहने वाले कौन है? टी.एस. भार्गव महोदय हैं। ये क्वेश्चन आता है। अगर बात आती है 32 की, जो 32 है, अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय आत्मा कहा है। लेकिन अगर बात प्रस्तावना की आती है तो टी.एस. भार्गव ने इसको आत्मा का दर्जा दिया है। ठीक है, अगला फेमस है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ठीक है, और क्या है? राजनीतिक जन्मपत्री है, कुंडली है। ऐसा कहने वाले कौन है? के.एम. मुंशी महोदय हैं। तो ये 2-3 जो कथन है बहुत ही फेमस है, आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रस्तावना में आज तक संशोधन हुए कितने हैं। तो देखो, प्रस्तावना में अब तक मात्र 1 संशोधन हुआ है। ठीक है, मात्र 1 संशोधन हुआ है। कब हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए। ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। ठीक है, इसी में ये सारे शब्द कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अभी जो हमने बात की थी संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कह लीजिए, तो ये सारे शब्द जो है किसमें जोड़े गए थे? इसी में जोड़े गए थे, हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो मात्र 1 संशोधन होता है। कब होता है? 42nd संविधान संशोधन 1976। अब देख लेते हैं किन किन केस में जो है इसको, हमारी प्रस्तावना ऐसी रही कि उसमें काफी ज्यादा विवाद होता रहा कि कभी ज्यूरी ने बोला कि ठीक है ये संविधान का भाग नहीं है, कभी बोला है। तो देख लेते हैं, कुछ केसेस हैं जो बेरुवारी वाद कह लीजिए या केस कह लीजिए। ठीक है, इस वाद में बोला कि जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, एससी ने, ये वाद होता कब है? 1960 में होता है। और एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर ये 1973 में केशवानंद भारती केस फेमस है, सभी को पता है, केशवानंद। ठीक है, केशवानंद जो भारती केस था, इसमें जजों की संख्या भी पूछता है। कितने जज थे इसमें? 13 जजों की पीठ बनी है, बेंच बनी। ठीक है, 13 जज थे इसमें, 13 जजों की पीठ मतलब बेंच बनी थी, या फिर पीठ कह लीजिए, पीठ बनी थी। और उसमें 7-6 से निर्णय आया था। लेकिन 7 एक तरफ थे, यानी कि 7 जो है इसके पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। तो 7-6 से देखो ये निर्णय भी काफी वैसा रहा, जटिल रहा।
निर्णय कब आता है, उसकी डेट पूछता है। ये निर्णय कब आया? 24 अप्रैल 1973 को ये निर्णय आया था। तो इतनी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस जो होता है, इसमें कितने 13 जजों की बेंच बनी थी निर्णय करने के लिए। 6-7 से डिसीजन आया था, यानी 7 पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। और 24 अप्रैल 1973 को जो है ये निर्णय आ जाता है। निर्णय क्या होता है, इसमें बता देता है कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ठीक है, क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें मान लेते हैं संविधान का भाग है और संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। ये सारी बातें इसमें बोली थी, लेकिन ये भी बोला था कि छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है? छेड़छाड़। उसके जो बेसिक वो स्ट्रक्चर है संविधान का, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। बाकी वो किसी भाग में संशोधन कर सकती है। अब हम आ जाते हैं अनुसूचियों पर। अनुसूचियां जैसे हमने बताई कि जो मेन मूल संविधान था उसमें 22 भाग या अध्याय कह लीजिए। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं। अब जो है उनके सब सेक्शन को अगर जोड़ के गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 465 से अबव मिलेगा, लेकिन मूल अभी भी 395 ही है। परिवर्तन हुआ है तो सिर्फ अनुसूचियों में हुआ है। ये पहले 8 थी और आज के समय में ये 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो इन 12 अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं कब कब हुई। ये क्वेश्चन आता है पीजीटी में। 9वीं अनुसूची हम देखेंगे। 9वीं अनुसूची कब आती है? ये पहले संशोधन के द्वारा ही आ जाती है। फर्स्ट संशोधन में आ जाती है कब? 1951 में। 1951 में पहला संशोधन होता है, तभी ये आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची की। ठीक है, 10वीं अनुसूची की बात हो रही है। यहाँ पर अनुसूचियों की बात हो रही है। ठीक है, ये सारी अनुसूचियां हैं आपकी। 10वीं अनुसूची कब आ जाती है? 52nd 92वें संविधान संशोधन के द्वारा आ जाती है और ये होता कब है? 1985 में हो जाता है। फिर आपकी आती है 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची क्या होता है? ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कब? 1992 में ये होती है लागू। लेकिन इसको देखो, लागू होने की तिथि इसकी ध्यान रखें। लागू कब होती है? ये डेट सीधा सीधा ऐसे पूछता है। कई सारे एग्जाम जो पीछे एमपी में हुए हैं और बीपीएससी में सीधे सीधे ये डेट पूछता है दोनों की, 11वीं और 12वीं की। कभी 11वीं और कभी 12वीं। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख ली डेट इसकी देख लें। लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची जो आपकी है, ठीक है, वो भी 74 संविधान संशोधन के द्वारा आती है। जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आती है। कब आती है? 1992 में ही होता है ये संशोधन भी। लेकिन इसकी लागू होने की तिथि अलग है। लागू कब होता है? तो ये 1 जून 1993 को ये लागू हो जाता है। ठीक है, 1 जून 1993 को ये लागू होता है। तो सारी चीजें एक हैं, बस 24 अप्रैल और 1 जून में अंतर है। इधर 73वां और 74वें संविधान संशोधन में अंतर है, बाकी सारी डेट्स एक हैं। फिर हम देख लेते हैं कि इनमें कुछ विषय थे, कितने कितने थे, क्या क्या थे, इनको भी अभी हम देख ही लेते हैं। चलो हम यहीं से देखते हैं। जो हमारी 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी हैं, इनको हम पहले देख लेते हैं। बाकी की अनुसूची के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि उनमें से भी पूछा जाता है आपसे। तो सबसे पहले हम 9वीं अनुसूची देख ली। इसके अंतर्गत क्या था? इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे स्टेटमेंट आ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में समझ लीजिए और अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए। ये न्यायिक प्रतिरक्षा न्यायिक प्रतिरक्षा या फिर प्रतिरोधी प्रावधान, ऐसे कुछ इसका न्यायिक प्रतिरक्षा एवं भूमि सुधार एक्ट। तो देखो इसमें प्रावधान क्या था इस
अनुसूची के अंतर्गत कि जिन विषयों को अनुसूची 9 में रख दिया जाएगा उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ज्यूरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो प्रावधान होंगे उनको उनका पुनरावलोकन यानी कि उनकी समीक्षा नहीं कर पाएगा, यानी कि न्यायिक परिवेक्षा से परे कर दिया गया। और कुल जो है टोटल कितने सब्जेक्ट, कितने विषय इसके एक्ट जो है इसके अंतर्गत रखे गए हैं, तो ये टोटल हैं 284। आगे भी इसमें इंटरेस्टिंग है, 284 एक्ट को इसके अंतर्गत रखा गया है, वर्तमान में पड़े हुए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें बता दिया है कि केशवानंद भारती वाद में, जो कि 1973 में हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट वाद है और जिसका जो है जस्टिस 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो इसने इसमें बता दिया कि पूर्व रखे जो 24 अप्रैल 1973 से पहले रखे गए विषय का न्यायालय पुनरावलोकन नहीं करेगा। यानी कि जो ये इस सूची में 9th सूची में कब से, जो जब इसका निर्णय आता है 24 अप्रैल 1973, तो 24 अप्रैल 1973 से पूर्व जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी प्रावधान इसमें रखे गए, विषय इसमें रखे गए हैं, उनका जो है एससी यानी कि न्यायालय उनका पुनरावलोकन नहीं करेगा। ठीक है, कब से? 1973, 24 अप्रैल 1973 से पहले रखे गए शब्दों जो विषय हैं उनका पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। पर वे कानून जो 24 अप्रैल 1973 के बाद रखे जाएंगे, यानी कि उस निर्णय के समय ज्यूरी ने बोला कि अब जो रखे जाएंगे इसके बाद, आज की डेट के बाद जो रखे जाएंगे, उनका न्यायालय पुनरावलोकन कर सकेगा। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि नेता जो मन चाहे बनाए और 9th अनुसूची में डाल दें और अपनी मनमानी करते रहें। तो इसी में उसने, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसमें उसने रोक लगाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 1973 के पहले के जो है उनका पुनरावलोकन नहीं होगा, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद के सारे सब्जेक्ट का पुनरावलोकन जो है न्यायालय कर सकेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। चलिए अब आ जाते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची जो कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी 1985 में, दल बदल संबंधी प्रावधान इसमें रखे गए हैं। कौन से हैं? ये इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, ये आपका इधर से हो गया इसका, यहाँ पर दल बदल से संबंधित है ये। ठीक है, और जो अंतिम निर्णय होगा वो पीठासीन अधिकारी करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त तो अपनी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट आयुक्त जो है वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और ये भी प्रावधान है कि जिस सभा में दल बदल हुआ है उस सभा के अध्यक्ष ही निर्णय लेगा। अगर लोकसभा में हुआ है तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा, राज्यसभा में हुआ है तो दल बदल, तो राज्यसभा का अध्यक्ष वो क्या करेगा? निर्णय लेगा। यदि विधानसभा में हुआ है तो विधानसभा का अध्यक्ष ही निर्णय लेगा, यदि विधान परिषद में हुआ है तो विधान परिषद का अध्यक्ष ही निर्णय लेगा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो है दल बदल संबंधी प्रावधान पर कौन निर्णय लेगा? तो भाई उस संबंधित दल का, जो संबंधित सभा है, ठीक है, वही संबंधित सभा का अध्यक्ष ही क्या करेगा कि निर्णय लेगा। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी जो हमारी 11वीं अनुसूची है। 73वें संविधान संशोधन 92 में इसको संशोधित किया गया, मतलब डाला गया है, और कब लागू हुई थी? 1993 में लागू हो गई। तो जो 73rd है उसमें क्या है? ये पंचायती व्यवस्था का विवरण दिया गया है। ठीक है, बाकी सारी बता दिए, चीजें बता गई। यहाँ विषय रह गया है, तो 29 विषय इसके अंतर्गत हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी 12वीं अनुसूची पर। सारी बातें हमने कर ली हैं, हमने बता दिया है सब कुछ कि 12वीं अनुसूची है, 74 संविधान संशोधन है, 1992 में हुआ था और 1 जून 1993 में लागू हुआ। नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये किससे है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। और कितने विषय हैं इसमें? 18 विषय हैं। 18 विषय यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये हो गई कुछ मोटी मोटी जानकारी, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। चलिए अब हम
पहले से लेकर के 8वीं तक की जो हमारी मूल संविधान में अनुसूचियां थी उनमें किस चीज का प्रावधान किया गया है, मोटा मोटा देख लेते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट अनुसूची पर। ठीक है, फर्स्ट अनुसूची किससे संबंधित है? ये आपका संघ एवं राज्य क्षेत्रों के नाम इसमें डाले गए हैं। तो संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम इसमें डाले गए हैं। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये सीधे सीधे स्टेटमेंट आता है आपके क्वेश्चन में, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके जो है अनुसूची में पहले अनुच्छेद में क्या दिया गया। तो सीधा सीधा यही दिया गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब हम बात करेंगे द्वितीय अनुसूची की। ठीक है, द्वितीय अनुसूची की बात करेंगे, और इसमें जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते की बात की गई है। जो द्वितीय अनुसूची है आपकी, जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते की बात इसमें की गई है। ठीक है, उसके बाद इसका हमने पूरे अनुसूची पर एक ट्रिक दिया है, ट्रिक बना वीडियो का बना रखा है, ट्रिक से वीडियो बनाया है, और बहुत ही इजी है। आपकी सारी अनुसूचियां लर्न हो जाएंगी, उसके अंदर किस तरह के प्रावधान रखे गए हैं, वो विषय किस तरह के रखे गए हैं, वो सब आपको लर्न हो जाएंगे। तो जाइए चैनल पर थोड़ा सा सर्च मारिए, चैनल पर विजिट कीजिए और अनुसूचियां ट्रिक से याद कीजिए। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिए, याद हो जाएंगी। ठीक है, वेतन भत्ते की बात आपकी द्वितीय अनुसूची में की जाती है। कितना दिया जाएगा? देखो यहाँ पर वेतन भत्ते की बात, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कितना दिया जाएगा ये कहाँ से होगा? अनुसूची जो सेकंड अनुसूची है वो तय करती है, लेकिन कहाँ से दिया जाएगा दूसरा पॉइंट होता है। कहाँ से दिया जाएगा वेतन भत्ता, कहाँ से दिया जाएगा? तो ये संचित निधि से दिया जाएगा, संचित निधि। अब ये संचित निधि से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होता है, तो संचित निधि का क्वेश्चन होता है। चलिए पहला देख लेते हैं। एक अनुच्छेद 112 में दिया गया है संघ के संचित निधि पर भारित व्यय। तो ये संघ के संचित निधि पर भारित व्यय, और अनुच्छेद 202 में दिया गया है। क्या दिया गया है? 202 में राज्य के संचित निधि पर भारित व्यय। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 112 संघ से संबंधित है, 202 राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया हमारी द्वितीय अनुसूची। अब हम आ जाते हैं अपनी तृतीय अनुसूची पर आ जाते हैं। ठीक है, तृतीय अनुसूची इस पर आ जाते हैं। तो इसमें शपथ का प्रावधान किया गया है, शपथ का प्रारूप है वो जो दिया गया है। ठीक है, और देखिए सीधी सीधी बात, हम उल्टा इसको देखेंगे, किसको किसको दिया शपथ इसके अकॉर्डिंग लेना है वो नहीं देखेंगे, किसको किसको नहीं लेना है, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो आपके राष्ट्रपति हैं, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, और कौन? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और कौन? राज्यपाल, राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर अन्य सभी का उल्लेख इसी 3 में किया गया, यानी कि इसी 3 के अकॉर्डिंग सभी शपथ लेंगे। तो इन तीनों को छोड़कर, इन तीनों को क्यों छोड़कर? क्योंकि भाई इनके लिए अलग से अनुच्छेदों का, आर्टिकल्स का प्रावधान किया गया है। जैसे कि 60 राष्ट्रपति कितने के अंतर्गत लेता है? आर्टिकल 60 के अंतर्गत ले लेता है। ये समझते रहिए, आप जितना समझेंगे, जितना क्वेश्चन को कुरेदेंगे, उनके अंदर घुसेंगे, उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है, और आपको क्वेश्चन कोई फंसा नहीं पाएगा। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत लेता है? तो ये लेता है 69 के अंतर्गत लेता है। फिर हम राज्यपाल की बात करें तो ये लेता है 159 के अंतर्गत राज्यपाल लेता है, आर्टिकल 159। तो इन तीनों को छोड़कर जितने भी होते हैं अधिकारी, जो भी अन्य होते हैं, उन सभी का इसी प्रारूप के अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं, इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए आइए हम आ जाते हैं अपनी चतुर्थ अनुसूची पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं सारे फैक्ट दे रही हूँ। तो यदि ये वीडियोस, ये क्लासेस आपको बिल्कुल जरा भी अगर
लाभान्वित कर रही हैं तो इसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और लाइक करके, एक लाइक दे करके जाएं इस क्लास को, इस वीडियो को एक लाइक पक्का दें और साथ में सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, प्रैक्टिस, क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ यहाँ पर कवर होता है और टीजीटी पीजीटी का तो फुल कोर्स आपका यहाँ कवर हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चतुर्थ पर। तो राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन पर इसमें विवरण सारा दिया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ठीक है, राज्यसभा की सीटों के बारे में इसमें दिया गया है। राज्यसभा में 245 सीटें होंगी, 12 सदस्य मनोनीत होंगे। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसी प्रकार राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य 233 होंगे और आप हमें बताएंगे कि मनोनीत कितने होते हैं। ठीक है, चलो मनोनयन पे हम आपको, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में हम बता देते हैं कि इनका मनोनयन 12 सदस्य का होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, ये चार क्षेत्रों से लिए जाते हैं। कौन कौन से? साहित्य, जो 12 सदस्य होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्र से लिए जाते हैं। अब आप हमें बताएंगे कि राज्यों में कौन कौन से क्षेत्र से लिए जाते हैं और कौन इनका करता है, कितने सदस्य होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। चतुर्थ के बाद हम अपनी 5वीं अनुसूची देख लेते हैं। ठीक है, 5वीं अनुसूची, उसके प्रावधान नोट्स आपके खुद बनेंगे। मैं आपको हर फैक्ट दूंगी, लेकिन आपके नोट्स अपने खुद होंगे। जो भी आपको डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कुछ आपके मन में डाउट रह जाता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ या मुझसे छूट रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन नोट्स आप खुद बनाइए, आपके नोट्स ही आपको काम आएंगे। 5वीं अनुसूची की बात करें, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का नियंत्रण, जो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के जो क्षेत्र हैं उनके क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन की बात इसमें की गई है। लेकिन ध्यान रखें, जो 5वीं अनुसूची है वो संपूर्ण भारत, ठीक है, संपूर्ण भारत, ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, इसी में गलतियां हो जाती हैं। संपूर्ण भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन का प्रावधान करती है। लेकिन अगर हम अनुसूची, जो छठी अनुसूची की बात करें, तो इसमें भी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के क्षेत्रों के जो नियंत्रण और प्रशासन का प्रावधान किया गया, सेम चीज की गई है। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण भारत नहीं होगा, सिर्फ 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। 5वीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत सेम चीज का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ यहाँ पर संपूर्ण भारत के लिए है और यहाँ पर सिर्फ 4 राज्यों के लिए है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आ जाते हैं अपनी 7वीं अनुसूची पर। 7वीं अनुसूची में आपके जो शक्तियां हैं, जो शक्तियों के बंटवारे की बात हुई है, 3 सूचियां यहाँ पर दी गई हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची, क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था में क्या है, संविधान के द्वारा ही, यानी कि संविधान में शक्तियों के वितरण का, शक्तियों का जो बंटवारे की बात लिख दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो केंद्र एवं राज्य के बीच 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र एवं राज्य, ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है, विधायी शक्तियों के बंटवारे हेतु
कितनी सूचियां बनाई गई हैं? 3 बनाई गई हैं। 3 सूचियां निर्मित की गई हैं, उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में सिर्फ केंद्र के जो सरकार है वो कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य की सरकार बनाती है, जो विधानमंडल होती हैं, है ना। अगर केंद्र के देखें तो संसद, यहाँ पर जो संघ सूची उस पर संसद बनाएगी विधियां, जो राज्य सूची है उसमें विधानमंडल, जो विधानमंडल होते हैं वो बनाएंगे राज्य के विधानमंडल, और जो समवर्ती सूची उसमें केंद्र राज्य दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर एक ही टॉपिक पर दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का नहीं होगा। आ जाते हैं 7वीं के बाद अपनी हम 8वीं अनुसूची पर। ठीक है, 8वीं आ जाते हैं, 8वीं अनुसूची पर आ जाते हैं। और 8वीं अनुसूची, अच्छा 8वीं अनुसूची में क्या होता है, हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने? 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में सिर्फ 14 थी। मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी मूल संविधान में। ठीक है, बाकी की जो है बाद में जोड़ा गया है। देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। जो 21वां संविधान संशोधन होता है, ये कब होता है? 1967 में, 1967 में होता है 21वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत आपकी सिंधी भाषा जोड़ी जाती है, सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। फिर होता है 71st यानी कि 71वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1992 में होता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जोड़ी जाते हैं? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई है। ठीक है, कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया है। फिर हम आ जाते हैं अपने 92वें यानी कि 92वें संविधान संशोधन में, जो कि होता कब है? ये होता है 2003 में होता है। इसमें बोडो, डोगरी और कौन सी? मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो पहले जब संशोधन होता है 21वां, उसमें सिंधी भाषा, 71वें में 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और जो 2003 में 92nd होता है संविधान संशोधन, तो बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, टोटल हमारी जो 22 भाषाएं हैं, ये भी आप देख लें कौन कौन सी हैं, इनको आप देख लीजिए। ऐसे ही ओरली आप देख लीजिए, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक असमिया है, नंबर 1, एक से शुरू करते हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, हिंदी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी, नेपाली, और फिर आता है मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेजी और भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो गलती से भी अंग्रेजी को मत कर देना और भोजपुरी को मत कर देना। अगर बाकी की भाषाएं नहीं याद हो रही हैं तो अंग्रेजी और भोजपुरी बहुत ज्यादा आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है। तो अंग्रेजी और भोजपुरी गलती से भी राइट मत करना, ये दोनों आपकी इसमें नहीं है। 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं दोनों नहीं डाली गई हैं। ठीक है, ज्यादातर कंफ्यूजन के लिए यही 2 भाषाएं डाली जाती हैं। तो अगर वो नहीं याद हो रहा तो ये याद कर लीजिए, ये तो जरूरी है। फिर देखो ये तो भाषाएं हो गई टोटल जिनका कि 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। लेकिन शास्त्रीय भाषाएं, इसमें से भी कुछ शास्त्रीय भाषाएं की कैटेगरी में रखी गई हैं। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होता है। एक तो आपकी हो जाती है पहली कन्नड़ हो जाती है। दूसरी कौन सी हो जाती है? मलयालम हो जाती है। तीसरी कौन सी होती है? तो तीसरी आपकी हो जाती है उड़िया।
उड़िया, ये शास्त्रीय भाषाओं की बात हो रही है। चौथी कौन सी हो जाती है? तो चौथी हो जाती है आपकी तेलुगु। तेलुगु। फिर पांचवी कौन सी होती है आपकी? तो पांचवी हो जाती है आपकी तमिल। तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, तमिल। और छठी हो जाती है आपकी संस्कृत। संस्कृत, ठीक है। तो देख लीजिए, ये आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनका क्वेश्चन अलग से पुटअप होता है। कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु, तमिल। 6 प्रकार की आपकी क्या है? शास्त्रीय भाषाएं हैं। और आज का क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास यहीं पर हम वाइंड अप कर रहे हैं, और क्वेश्चन है आपका, संघ के संचित निधि पर भारित व्यय का किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? इसका आप सभी आंसर करेंगे। जितना आप आंसर करेंगे उतना फिक्सेशन होगा। और मिलते हैं कल अगली क्लास में। हाँ, वेट अ सेकेंड, आप इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। धन्यवाद।